हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ब्रेनचाइल्ड आईएएस एकेडमी। आज हम एसए का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे और यहाँ पे सीखेंगे कि एसए को कैसे लिखा जाता है, कैसे अप्रोच किया जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यही है कि हम एसए को अप्रोच कैसे करें। अभी आपको पता है कि बीपीएससी में रिसेंटली एसए पेपर को इंट्रोड्यूस किया गया है। ऑप्शनल की जगह पे एसए पेपर को रखा गया है और ऑप्शनल पेपर को क्वालिफाइंग नेचर का बना दिया गया है। और साथ ही साथ यूपीएससी में भी एसए का पेपर है ना। तो एसए हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, निबंध। यहाँ हम आज सीखेंगे कि एसए पेपर को कैसे अप्रोच किया जाता है, कैसे एसए को हम लिखना शुरू करते हैं। क्योंकि कंटेंट ऑलरेडी आपके पास है, क्योंकि आप जीएस का प्रिपरेशन ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना, पीटी में या मेंस में। तो कंटेंट आपके पास ऑलरेडी है ना। बस अप्रोच कैसा करना है, लिखना कैसा है, वो हमें पता होना चाहिए। तो एक एसए का टॉपिक मैंने लिया है यहाँ पे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज अ पैनिशिया फॉर द ग्रोथ एंड सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, है ना। ये एसए का टॉपिक यूपीएससी 2013 मेंस एग्जामिनेशन में पूछा गया था, है ना। और यहाँ पे मैंने कुछ टॉपर्स के मैंने कुछ पॉइंट यहाँ पे क्लिक किए हैं कि टॉपर्स इसको कैसे अप्रोच करते हैं, है ना, टॉपर इसको कैसे लिखेंगे। साथ ही साथ जो मेरा इनसाइट है, क्योंकि मैं भी इस एग्ज़ामिनेशन में अपेयर हुआ था 2013 में यूपीएससी मेंस में, और मैंने कैसे इसे अप्रोच किया था वो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूँगा। ये आपके एग्ज़ामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। तो टॉपिक क्या है, सबसे पहले क्या करते हैं, टॉपिक को समझते हैं, है ना। आपके पास 3 आवर्स का टाइम होता है और 3 घंटे में आपको एसे लिखना होता है। यूपीएससी में 2 एसे लिखने होते हैं, है ना, 1.5 घंटे में 2 एसे। और बीपीएससी का अभी पता नहीं है कितने एसे होंगे, है ना। ऐसा बताया जा रहा है कि 2 एसे हो सकता है। तो 1.5 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। उस 1.5 घंटे में एक एसे लिखना है आपको, और उस 1.5 घंटे में 15 मिनट आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है ना। एक फॉर्मेट बनाना है, रफ पेपर पे आपको बनाना है कि कैसे अप्रोच करना है, कैसे लिखना है। तो जब अप्रोच आप करेंगे तो वहाँ पे आप एक रफ डायग्राम बनाएंगे कि इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन के बाद जैसे यहाँ पे जो टॉपिक है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज़ अ पैनिशिया फॉर द ग्रोथ एंड सिक्योरिटी ऑफ द नेशन। तो सबसे पहले टॉपिक को समझना है कि साइंस और टेक्नोलॉजी जो है वो पैनिशिया है। पैनिशिया मतलब होता है ऑल क्योर, मतलब सभी दर्द की दवा, जितने दर्द हैं सबकी दवा साइंस एंड टेक्नोलॉजी है फॉर द ग्रोथ एंड सिक्योरिटी ऑफ द नेशन। यानी ग्रोथ और सिक्योरिटी से रिलेटेड, यानी ग्रोथ और सुरक्षा से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इश्यूज़ हैं, उन सब की दवा कौन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये टॉपिक है हमारा, इस पर हमें ऐसे लिखना है। तो आपको सबसे पहले थीम को पकड़ना है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बताना है कि कैसे ग्रोथ और सिक्योरिटी, नेशन के सिक्योरिटी के लिए ये एक रामबाण है। परिचय मतलब रामबाण। और साथ ही साथ वहाँ पे आप क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं लास्ट में कि ऐसा नहीं कि सब कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ही है ना। और भी चीज़ें हैं जो डिपेंड, जिस पे हमारा ग्रोथ और सिक्योरिटी का जो है वो डिपेंड करता है, जो भी इशू है वो डिपेंड करता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी सब कुछ नहीं है ना। तो ऐसा आप लास्ट में लिख सकते हैं। तो अप्रोच आपको कैसे करना है वो आपको डिसाइड करना है कि अप्रोच कैसा लेना है, मतलब कैसा स्टार्टिंग लेना है, कैसा थॉट बनाना है। तो यहाँ पे ये आप कर सकते हैं कि शुरुआत में साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैसे यूजफुल है हमारे ग्रोथ और सिक्योरिटी के लिए, वो आप वहाँ पे बता सकते हैं, है ना। और उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं और लास्ट में वो बता सकते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो पेनिशिया है, मतलब सॉल्यूशन है, बट पूरी तरह से सॉल्यूशन नहीं है, सब कुछ नहीं है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये बता सकते हैं। साथ ही साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सामने के यूजफुलनेस के सामने को यूज करने के सामने जो चैलेंजेज है उसको भी आप वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। तो कैसे अप्रोच करेंगे इसको, तो आप एक 15 मिनट्स का एक आउटलाइन बना लेंगे रफ में, है ना, कि कैसे अप्रोच करना है। तो देखिए, किसी भी ऐसे को अप्रोच करने का एक सिंपल सा तरीका है कि हमेशा, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी है तो हमेशा बॉटम टू टॉप अप्रोच अपनाइए, है ना। सबसे पहले आप चले जाइए विलेज लेवल पे। विलेज लेवल पे साइंस का क्या यूजफुलनेस है ग्रोथ और सिक्योरिटी में, वहाँ पे डिस्कस कीजिए। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आइए, फिर स्टेट लेवल पे उसको डिस्कस कीजिए, और फिर नेशनल लेवल पे उसको डिस्कस कीजिए, फिर इंटरनेशनल लेवल पे। ऐसे करके बॉटम टू टॉप अप्रोच अपनाएं आप, और वहाँ पे इन सारी चीज़ों को डील करें। और हर लेवल पे जितने भी सेक्टर्स हैं, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर है,
उस पर डिस्कस करेंगे कि साइंस का क्या रोल है, क्या यूजफुलनेस है उसके ग्रोथ में। जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें क्या रोल है ना, जो सर्विस सेक्टर है उसमें क्या रोल है। इस तरह से तीनों सेक्टर को डेवलपमेंट के तीनों सेक्टर, ग्रोथ के तीनों सेक्टर्स को एक्सप्लेन करने के बाद आप सिक्योरिटी पे चले जाएं। तो सिक्योरिटी में इंटरनल सिक्योरिटी पे डिस्कस करें हर लेवल पे, है ना, इंटरनेशनल सिक्योरिटी पे डिस्कस करें। उसके अलावा डिजास्टर, जो नेचुरल जो डिजास्टर है उससे सिक्योरिटी कैसे मिलेगा, वो सारी चीज़ों पे आप डिस्कस कर सकते हैं। तो इस तरह से एक बड़ा सा एक अप्रोच बन जाएगा, आपका फ्लो चार्ट बन जाएगा। और वहाँ से एक एक टॉपिक आपने जब वो फ्लो चार्ट बना लिया उसके बाद आप लिखना स्टार्ट करें। आपके पास ऑलरेडी कंटेंट है, आपने जीएस में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन आपने पढ़ा है जीएस में उन सारे इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ देखते हैं हम कि जो टॉपर्स हैं वो कैसे इसे अप्रोच किया है, उन्होंने कैसे अप्रोच किया है इसे। देखिए इंट्रोडक्शन, सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है, फिर बॉडी पार्ट होता है, फिर कंक्लूजन होता है। तो इंट्रोडक्शन में इन्होंने क्या लिखा है, इंट्रोडक्शन में लिखा है इंडिया वॉज वन ऑफ द रिचेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड इन द मिडाइवल एज। मिडाइवल एज के समय इंडिया एक रिचेस्ट नेशन था 16th-17th सेंचुरी में। देन अकबर रिजेक्टेड द गुटेनबर्ग प्रेस। अकबर ने गुटेनबर्ग प्रेस को रिजेक्ट किया। प्रेस मतलब प्रिंटिंग प्रेस था, उसे रिजेक्ट किया अकबर ने, यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाया। जहांगीर रिजेक्टेड द वाटर लिफ्ट। जहांगीर ने भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाया। इंडिया मरीन्स took little interest in adapting the compass and other marine discovery of the world from the Europeans। यूरोपियंस ने बहुत सारे टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है ना, और उसमें इंटरेस्ट भी दिखाया, बट इंडिया ने नहीं दिखाया मिडाइवल एज में। और इसका परिणाम क्या रहा कि हम 200 साल तक अंग्रेजों के गुलाम बन गए। यानी ये जो इंट्रोडक्शन है वो डायरेक्टली क्या कर रहा है, हिट कर रहा है, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के महत्व को बता रहा है, इंपॉर्टेंस को बता रहा है। तो इंट्रोडक्शन में आपको क्या करना है, डायरेक्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो महत्व है ना, भले ही वो लिमिटेड महत्व हो, जो भी चीज़ें हैं उसको आप दिखाएं, तब पता चलेगा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को ये एक तरीका है ना, एक अप्रोच है इस तरह के ऐसे को हैंडल करने का। अब यहाँ से चूंकि हमने क्या किया, हिस्ट्री को जोड़ दिया, यहाँ से हिस्टोरिकल में हमने दिखाया कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हमने नहीं यूज किया तो हमारा क्या हश्र हुआ। तो हम इससे ये पता कर सकते हैं कि भविष्य में हमारे लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी कितना महत्वपूर्ण है। तो ये आप इंट्रोडक्शन में दिखा सकते हैं, जैसा कि टॉपर्स ने यहाँ पे दिखाया है। और फिर एक लाइन, एक पैराग्राफ इन्होंने लिखा है कि इंडियाज़ रिसेंट मार्स मिशन मंगलयान वाज क्रिटिसाइज बाय सम। कई लोगों के द्वारा मंगलयान को क्रिटिसाइज किया जा रहा है ये बोलकर कि भारत एक गरीब देश है और कैसे इतना खर्च हम साइंस टेक्नोलॉजी पे कर सकते हैं, स्पेस पे कर सकते हैं। क्वेश्चंस वेर रेज्ड, कैन ए कंट्री एज पुअर एज इंडिया अफोर्ड टू इंडल्ज इन सच साइंटिफिक एक्सकेवेंचर? Would not this money be better spent on reducing poverty, providing drinking water, sanitation, etc.? But if history is any lesson, Mangalyaan was very inch worth it at its cost 450 crore. If for nothing else, then simply for keeping India on top of the technology of the age, developing scientific temper. यानी हिस्ट्री को अगर देखें तो ये क्वेश्चन का जवाब हमें मिल जाएगा कि ये ज़रूरी था कि नहीं, है ना, ये इंडिया को साइंटिफिक टेम्पर में नंबर 1 पे रखेगा। अब यहाँ से फिर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इन्होंने थीम क्या पकड़ा है, शुरुआत में ये क्या बताएंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का महत्व बताएंगे, इसका जो रोल है ग्रोथ और सिक्योरिटी में उसको बताएंगे, फिर बाद में ये चैलेंजेस को डिस्कस करेंगे। तो इस तरह का अप्रोच इन्होंने लिया है। तो साइंस इज एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इज दैट इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग द लार्जेस्ट सोशल इकोसिस्टम रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ। इकोसिस्टम तैयार करना ग्रोथ के लिए। तो अब यहाँ पे ग्रोथ को हम डिस्कस कर रहे हैं कि ग्रोथ के लिए कैसे ये पैनिशिया है, कैसे ये सॉल्यूशन है। It promotes new ideas, removes all feudal institution, conservatism and superstition, जो कि ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये बता रहा है, it makes society open to change which is essential for the development of society, but it also create many unintended challenges। यहाँ पे इन्होंने डिस्कस किया है, आपको भी डिस्कस करना है, यहाँ पे चैलेंजेस के बारे में भी डिस्कस करना है कि इतना सिंपल नहीं है ना, सोल्यूशन हो सकता है बट सब कुछ नहीं है ना। जब तक हम इसमें जो चैलेंजेस हैं उसको एलिमिनेट नहीं करेंगे तब साइंस टेक्नोलॉजी हमारे लिए सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, बून के जगह पे ये बीन हो जाए। सो इट इज़ नॉट पैनिशिया एंड नीड टू बी मैनेज वेल। तो इन्होंने अपना कंक्लूजन रखा है। देखिए होता क्या है कि किसी पॉइंट पे आपको पहुंचना है, जो ऐसे है एक क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे क्या पैनिशिया है, तो इन्होंने ये अप्रोच रखा है कि इन्होंने लिखा है कि नहीं पैनिशिया नहीं है, सब कुछ नहीं है, नॉट अ पैनिशिया, नीड टू बी मैनेज वेल।
हमें मैनेज करने की जरूरत है, जो चैलेंजेज हमारे सामने उसको एलिमिनेट करने की जरूरत है, एंड सपोर्टेड बाय अप्रोप्रिएट पॉलिसी फ्रेमवर्क। जो गवर्नमेंट पॉलिसी है वो इंपॉर्टेंट है, अगर गवर्नमेंट पॉलिसी ही नहीं लाएगी तो साइंस टेक्नोलॉजी का हम कैसे यूज कर पाएंगे एफिशिएंटली, वो साइंटिफिक टेम्पर हम कैसे डेवलप कर पाएंगे। तो साइंस टेक्नोलॉजी पैनिशिया नहीं है, गवर्नमेंट पॉलिसी भी जरूरी है ना, पॉलिसी लेवल पे इसे मैनेज करने की जरूरत है। उसके बाद इन्होंने इंपॉर्टेंस को इन्होंने दिखाना कम नहीं किया है, बस चैलेंजेस की बात कर रहे हैं और ये बात कर रहे हैं कि पैनिशिया नहीं है ना। अगर जब तक हम इसे अच्छे से मैनेज नहीं करते हैं तब तक ये पैनिशिया नहीं। उसके बाद बॉडी पार्ट में जब ये आए तो बॉडी पार्ट में इन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया कि ग्रोथ कैसे ये इंपॉर्टेंट है, जैसे एग्रीकल्चरल ग्रोथ एंड फूड सिक्योरिटी एंड साइंस। एग्रीकल्चर ग्रोथ में साइंस का क्या रोल है, जैसे ड्रोन्स का क्या रोल है, स्प्रिंकलर का क्या रोल है, ट्रैक्टर्स का क्या रोल है, ये सब इन्होंने दिखाया। और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के लिए ज़रूरी है कि कैसे ज़रूरी है कि साइंटिफिक टेक्नोलॉजी का हम यूज करें, है ना, और छोटे से छोटे लैंड पे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कर सकें, खासकर इंडिया में, क्योंकि इंडिया में मार्जिनल फार्मर्स हैं, है ना, 70% फार्मर मार्जिनल है, छोटे किसान है, सीमांत किसान। अगर वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे तभी प्रोडक्टिविटी उनकी आ पाएगी, है ना, तभी इकोनॉमिक कॉस्ट उनका वो आ पाएगा, प्रॉफिट दिख पाएगा। फूड सिक्योरिटी के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है साइंस, है ना, तो वो यहाँ पे दिखाना है। साथ ही साथ चैलेंजेस है वो यहीं पे आपको दिखा देना है ना, ये प्राइमरी सेक्टर का हमने दिखा दिया। उसी तरह इंडस्ट्री में और सर्विसेज में और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या रोल है वहाँ पे आपको दिखाना है। साथ ही साथ चैलेंजेस जो हैं उसको भी दिखाना है। उसके साथ साथ आपको दिखाना है कि पॉलिसी कैसी होनी चाहिए गवर्नमेंट की, है ना, या जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी लेकर आ रही है, जो भी प्रोग्राम लेकर आ रही है वो कितना इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको यहाँ पे शो करना है। क्योंकि इन्होंने ऊपर थीम लिया है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए बट पैनिशिया नहीं है जब तक गवर्नमेंट पॉलिसी इसको सपोर्ट ना करे। तो ये हर पॉइंट में आपको ये चीज़ दिखाना है। नेक्स्ट है एनर्जी सिक्योरिटी, है ना। अब सिक्योरिटी की बात करेंगे। देखिए ग्रोथ की बात हमने किया प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर, सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्री, सर्विस, टर्शियरी सेक्टर सर्विस, और हर लेवल पे आपको दिखाना है, विलेज लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे, ऐसे करके आपको दिखाना है। उसके बाद सिक्योरिटी की बात करें तो एनर्जी सिक्योरिटी की बात करेंगे, जहाँ पे साइंस का रोल देखेंगे एनर्जी सिक्योरिटी में। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एज ए फ्यूल हम यूज़ कर रहे हैं, या न्यूक्लियर पावर प्लांट या न्यूक्लियर एनर्जी को हम यूज़ करें तो उसमें साइंस का क्या रोल है वो दिखाएंगे। फिर जो क्लाइमेट चेंज एंड सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी इशू है, उसको दिखाएंगे सिक्योरिटी में, है ना। उसके बाद डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस या सिक्योरिटी इशू जो है डिजास्टर के साथ, जो भी साइक्लोन्स हैं या फिर सुनामी है, ये जो आते हैं इसमें साइंस का क्या रोल हो सकता है सिक्योरिटी में, है ना, इसको दिखाएंगे। और चैलेंजेस है उसको भी दिखाएंगे वहाँ पे। बायोमेडिकल सिक्योरिटी और इशू भी दिखाएंगे वहाँ। बायोमेडिकल साइंस जो है हमारा जेनेटिक साइंस है, या जीएम क्रॉप्स जो हैं उनमें साइंस का क्या रोल है उसको दिखाएंगे प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में, ठीक है। और इसके बाद लास्ट बट नॉट द लिस्ट इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी की बात करेंगे। इंटरनल सिक्योरिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं साइंस की मदद से, ड्रोन्स को डेवलप करके या हथियारों का वो करके। फिर एक्सटर्नल सिक्योरिटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है ना। इशू और चैलेंज दोनों की बात करेंगे यहाँ पे, साइंस का रोल। तो ये हमारा एक कंप्लीट ऐसे हो सकता है। और लास्ट में हम कंक्लूड करेंगे। कंक्लूड में हम लिखेंगे कि हाँ साइंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो हमने डिस्कस किया इस पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिनको कि दूर करना जरूरी है ना। यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी ही सब कुछ नहीं है, ह्यूमन अवेयरनेस जरूरी है, क्लाइमेट को बचाना जरूरी है, इन्वायरमेंट को बचाना जरूरी है। देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन साइंस एंड इन्वायरमेंट। साइंस और इन्वायरमेंट साथ साथ चलने चाहिए, है ना। ह्यूमन और इन्वायरमेंट का जो रिलेशन है वो इंटैक्ट होना चाहिए, साइंस उसको ख़राब ना कर सके। इन सारी चीज़ों को हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि साइंस बून के जगह अगर हम उसको अच्छे से मैनेज नहीं करें तो वो बून के जगह पे बेन भी हो सकता है। जैसे कि अगर हम न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन को अगर गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम एटम बम बना सकते हैं। उसी तरह न्यूक्लियर फ्यूजन से हम हाइड्रोजन बम बना सकते हैं। तो एक तरह से पीसफुल यूज कर सकते हैं, दूसरी तरह डिस्ट्रक्टिव यूज कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा ह्यूमन कॉन्शसनेस पे, ह्यूमन अवेयरनेस पे, कि वो साइंस को किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है। तो इस पर भी ये डिपेंड करेगा, है ना। तो आने वाले समय में ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि ह्यूमन इस चीज़ को कैसे यूज करता है, डिस्ट्रक्टिव वे में या कंस्ट्रक्टिव वे में। ये लास्ट में कंक्लूड करके आप उसको लिख सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द एसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पैनिशिया फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो कि 2013 यूपीएससी में पूछा गया था, ठीक है। और इसी टाइप का ऐसे आपसे पूछा जा सकता है बीपीएससी के एग्जाम में, जो आने वाला है 68 यूपीएससी, या फिर आगे यूपीएससी के एग्जाम में पूछा जा सकता है। थैंक यू।